दोस्तों, जब से जस्टिस यशवंत वर्मा के यहाँ पर जले हुए नोट के कुछ सबूत मिले हैं, तभी से लेकर के सरकार के पास एक कहना चाहिए मौका मिल गया है कि कैसे करके जुडिशरी को झुकाया जाए, कैसे करके ऊपर प्रेशर बनाया जाए अपनी बात मनवाने के लिए। अब सरकार का कहना है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के ऊपर महाभियोग लगाया जाएगा, इम्पीचमेंट लगाया जाएगा। इम्पीचमेंट का मतलब होता है किसी हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया। हालांकि इम्पीचमेंट शब्द संविधान में नहीं है, लेकिन इसी प्रक्रिया को आम भाषा में महाभियोग हम बोलते हैं। ये प्रक्रिया इसलिए बनाई गई है ताकि जो कोर्ट हैं वो फ्री तरीके से काम करती रहे। अगर कोई न्यायाधीश गलत व्यवहार करेगा तो उसकी भी जवाबदेही तय करी जाएगी। बात करते हैं कि संविधान में इसके लिए क्या व्यवस्था करी गई है। आर्टिकल 124(4) सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया बताता है। यही नियम आर्टिकल 218 के अनुसार हाई कोर्ट के न्यायाधीशों जज के ऊपर लागू होता है। इसके दो ग्राउंड हैं। पहले नंबर की बात है प्रूव्ड मिसबिहेवियर, मतलब यदि कोई न्यायाधीश अपने आचरण में अनुशासनहीनता या फिर नैतिकता नहीं बरतता है तो। सेकंड नंबर में आ जाता है इनकैपेसिटी, मतलब अगर कोई जज शारीरिक या फिर मानसिक कारणों से अपने काम नहीं करे, उसमें असमर्थ हो। अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप इम्पीचमेंट कैसे लगाया जाता है। सबसे पहले तो मोशन लाया जाता है, प्रस्ताव की शुरुआत की जाती है। लोकसभा में कम से भी कम 100 सांसद या फिर राज्यसभा के 50 सांसद इस चीज़ को समर्थन देंगे तब काम बनेगा। इसके बाद लोकसभा का अध्यक्ष या फिर राज्यसभा के सभापति ये तय करते हैं कि प्रस्ताव स्वीकार होगा या फिर खारिज होगा। तो जाहिर सी बात है, सभापति भी सरकार का, लोकसभा का अध्यक्ष भी सरकार का, तो वो तो कभी मना नहीं करेगा। लेकिन 2018 में सीजेआई दीपक मिश्रा के खिलाफ लाया गया प्रस्ताव वेंकैया नायडू ने सबूतों की समीक्षा के बाद खारिज कर दिया था। इससे ये चीज़ सुनिश्चित हो जाती है कि ये प्रक्रिया गंभीरता से हो और राजनीतिक रूप से नहीं होनी चाहिए। फिर जांच समिति का गठन किया जाता है। अगर प्रस्ताव स्वीकार हो गया है ना, तो 3 सदस्य वाली समिति बनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई या फिर कोई और भी जज बैठ सकता है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एंड कोई यहाँ पर ज्यूरिस्ट बैठता है, विधिवेत्ता। ये लोग सबूतों की जांच करेंगे, गवाहों को बुलाएंगे, पूछताछ करेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे कि आरोप सही हैं या फिर नहीं है। तो इस प्रकार से ये थोड़ी सी प्रक्रिया अपनी आगे बढ़ी है। इसके बाद आगे की प्रक्रिया को हम समझेंगे, ठीक है। ये पार्टिकुलरली चर्चा करता है कि राष्ट्रपति का इसमें क्या योगदान रहेगा, ठीक है। जैसे कि संसद में मतदान क्या है, राष्ट्रपति की मंजूरी, तो ये दोनों चीज़ भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। अब पार्लियामेंट में वोटिंग चालू हो जाती है। वोटिंग किस प्रकार से होगी, जैसे इंक्वायरी कमेटी ये बोल देना कि न्यायाधीश ने दुर्व्यवहार किया है या फिर अक्षमता का दोष है, वाकई में वो काम नहीं कर सकता है, तो फिर लोकसभा और राज्यसभा में चले जाएगा। संसद में वोट डाले जाते हैं। सबसे पहले रिपोर्ट रखी जाएगी संसद में, फिर लोकसभा और राज्यसभा दोनों इस पर बहस करेंगे और वोटिंग करेंगे। अब महाभियोग प्रस्ताव पास होने के लिए दोनों सदनों में एक ही तरह से प्रस्ताव पास होना जरूरी रहता है। एंड बोला जाता है कि कुल कितने लोग हैं, कितने लोग वोट कर रहे हैं, दोनों में से 2/3 2/3 मेजॉरिटी और सदन के कुल सदस्यों का भी बहुमत चाहिए। मतलब ये बहुत कठिन प्रक्रिया है, क्योंकि जज को आसानी से आप नहीं हटा सकते। फिर राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए रहती है। अब जैसे वहाँ से लोकसभा राज्यसभा से ये पास हो गया है ना, तो राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर करते हैं और इसके बाद न्यायाधीश को उसके पद से हटा दिया जाता है। हालांकि देखा जाए अभी तक किसी भी जज को संसद के जरिए पूरी प्रक्रिया के बाद हटाया नहीं गया है। हालांकि कुछ मामलों में जांच समिति की रिपोर्ट आने या फिर संसद में चर्चा शुरू होने के बाद जज ने खुद इस्तीफा जरूर दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं और देख लेते हैं इस पहले एडिटोरियल को, जो कि बेस्ड है पार्टिकुलरली भारत के ऑयल एंड नेचुरल गैस सेक्टर से। एनर्जी के मामले में गैस एंड ऑयल कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है भारत की इकोनॉमी में, इसके ऊपर ये आर्टिकल बेस्ड है। और ये आर्टिकल लिखा गया है
सरकार के मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा। राइटर का कहना है, अब चूंकि ये जो आर्टिकल है सरकार की तरफ से लिखा गया है, इसलिए ज़्यादातर जो बातें हैं इसमें पॉजिटिव ही रहेंगे, यहाँ पर क्रिटिसिज्म नहीं देखने को मिलेगा हमको बिल्कुल भी। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, कुछ टाइम पहले ही एक न्यूज़ आई थी कि इंडिया ने अभी हाल फिलहाल में भारत ने जापान को पीछे छोड़ करके दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी का स्थान हासिल कर लिया है। एंड ये सारी जो चीज़ें हैं कैसे संभव हो पाई हैं, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से पदभार संभाले हैं, इन्हीं की लीडरशिप में भारत की जीडीपी 2025 में 4.3 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो गई है, इसको क्रॉस कर गई है। भारत न केवल दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई इकोनॉमी बन गया है, बल्कि ये स्ट्रेटजिक फोर्स के रूप में भी उभर करके सामने आ रहा है। इस मामले में हम बात कर लेते हैं इंडिया के एनर्जी सेक्टर की, जो इस प्रगति का एक बेस माना जा रहा है। मोदी का ये 3rd टर्म चल रहा है कि पहले वर्ष में स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिला था एनर्जी सेक्टर, जो कि पिछले 10 वर्षों की नींव पर आधारित है। इसके अलावा बताया जाता है कि भारत की पिछली तिमाही की जो ग्रोथ रेट है वो कितने % रही है। भारत अब दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा और तेल का उपभोक्ता है, एनर्जी एंड ऑयल कंज्यूमर सबसे ज़्यादा हम उपभोग करते हैं। साथ ही साथ हम चौथे सबसे बड़े रिफाइनर हैं और चौथा सबसे बड़ा LNG इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर नहीं, हम लोग इंपोर्टर हैं। 2047 तक भारत की जो ऊर्जा डिमांड है वो 2.5 गुना बढ़ जाएगी और दुनिया की कुल अतिरिक्त एनर्जी डिमांड का 25% हिस्सा भारत से आएगा। इसका मतलब ये है पूरी दुनिया भर से हम ऑयल एंड गैस खरीदेंगे, 2.5 गुना हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हो गया है एनर्जी सिक्योरिटी ही डेवलपमेंट सिक्योरिटी की कुंजी है। इस मामले में सरकार ने कुछ काम किए हैं जिसको एनर्जी ट्राइलेमा बोलते हैं। अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी के ऊपर सरकार काम करी है। इसके लिए हमने क्या काम करे हैं, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सोर्सेस एंड सप्लायर। ठीक है, हम जहाँ से तेल खरीद रहे थे, गैस खरीद रहे थे, अब 1-2 जगह और पता लगाए हैं कि क्या वो सस्ते रेट में दे सकता है। साथ ही साथ हम खुद चाहते हैं कि हमारे देश में भी ऑयल एंड गैस हम निकाल सके। साथ ही साथ हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं एंड अफोर्डेबिलिटी को इंश्योर कर रहे हैं। वहीं यदि हम अपस्ट्रीम ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात करते हैं तो इंडिया का जो एक्सप्लोरेशन है वो काफ़ी एक्सपांड हुआ है। पहले ये 8% हुआ करता था, जो कि बढ़ करके 16% हो गया 2025 में। उद्देश्य हम ये रखे हैं कि कम से भी कम 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करेंगे 2030 तक एंड अनलॉक करेंगे 42 बिलियन टन ऑफ ऑयल एंड गैस को। दिस ग्रोथ हैज़ बीन ड्रिवन बाय रिफॉर्म्स सच एज, ये सारी चीज़ें कैसे करके संभव हो पाएंगी, इनको हम पॉसिबल बनाएंगे। सरकार का कहना है कि 99% हम रिडक्शन करेंगे इन नो गो एरियाज, ऐसे एरिया जहां पर सरकार अकेले का हाथ रहता था, अब उस एरिया में प्राइवेटाइजेशन भी तेज़ी के साथ में बढ़ेगा। साथ ही साथ लाइसेंसिंग की जो प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई किया जाएगा ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी के अंतर्गत। साथ ही साथ अट्रैक्टिव प्राइसिंग इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे न्यू गैस वेल्स के लिए। नए जो तेल के कुएं हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस रखा जाएगा ताकि दोनों को फ़ायदा हो, कंपनी को भी और सरकार को भी। इसके अलावा न्यू गैस प्राइसिंग फार्मूला की जब हम बात करते हैं तो इसको लिंक कर दिया गया है, लिंकिंग प्राइसेस टू 10% ऑफ इंडियन क्रूड बास्केट एंड ऑफर किया जा रहा है 20% प्रीमियम न्यू वेल्स के लिए। इन्हीं सब के चलते चलते जो गैस की सप्लाई है, चाहे वो गांव हो, चाहे वो शहर हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, सब जगह बेटर हो गई है आज के टाइम में। इसके अलावा कॉस्ट को कम करना, मोनेटाइजेशन को स्पीड अप करना
एंड न्यू रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स लाए जा रहे हैं ताकि शेयरिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो सके एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन प्लेयर्स के बीच में। साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल एंड जियोफिजिकल एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, जैसे कि नेशनल सीज्मिक प्रोग्राम है, मिशन अन्वेषण, एयरबॉर्न ग्रेडियोमेट्री एंड कॉन्टिनेंटल सेल्फ मैपिंग प्रोग्राम। इन्होंने एक्सपांड कर दिया है डेटा अवेलेबिलिटी को एंड बूस्ट कर दिया है एक्सप्लोरेशन के मामले में हमारे कॉन्फिडेंस को। स्पेशली फ्रंटियर बेसिन्स जैसे कि अंडमान महानदी एंड कावेरी वाली जगह में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं नेशनल सीज्मिक प्रोग्राम, मिशन अन्वेषण, एयरबॉर्न ग्रेडियोमेट्री सर्वे एंड महाद्वीपीय सेल्फ मानचित्रण। इससे क्या होता है कि हमारे पास में काफ़ी जानकारी रहती है कि कौन से एरिया में गैस निकल सकता है, कहाँ पर गैस की खुदाई की जा सकती है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनी हमारे देश की जैसे कि ONGC एंड ऑयल इंडिया ने पिछले 4 साल में मुंबई ऑफशोर, कंबे, महानदी और असम जैसे बेसिन में 25 से भी ज़्यादा हाइड्रोकार्बन डिस्कवरी करी। इनमें प्रमुख खोज कौन कौन सी है, जैसे सूर्यमणि और वज्रमणि वेल्स हैं, ये पश्चिमी तट के समुद्र में पाए गए हैं। उत्कल और कोणार्क सेक्टर में, मतलब पूर्वी तट के गहरे समुद्र क्षेत्र में। इन खोजों से भारत के पास जो भंडार है इसमें 75 मिलियन मीट्रिक टन ऑयल इक्विवेलेंट और 2700 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस जुड़ी हुई है। ग्लोबल कंपनीज को भी हम अट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि इस क्षेत्र को और भी ज़्यादा बेटर बनाया जा सके, इसमें रिसर्च हो सके। एग्जाम्पल के तौर पर ONGC ने BP के साथ में साझेदारी करी है मुंबई हाई वाले सेक्टर में। तेल का उत्पादन 44% और गैस का उत्पादन 89% बढ़ जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में स्थापित एक डेटा सेंटर अब अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर को भारत के अन्वेषण डेटा तक आसान पहुंच प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, ताकि इनोवेशन हो सके और इसके लिए डेटा की कोई कमी ना जाए। इंडिया के डाउनस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो इस मामले में काफ़ी सिग्निफिकेंट वृद्धि देखी गई है। कंट्री के पास में आज के टाइम पीरियड में 2400 किलोमीटर का प्रोडक्ट पाइपलाइन बिछाई गई है। 96,000 रिटेल फ्यूल आउटलेट बनाए गए हैं ताकि छोटे मोटे लोगों तक आसानी से पहुंच उपलब्ध कराई जा सके। साथ ही साथ हमारे पास में रिजर्व है LPG स्टोरेज के एंड 67 मिलियन से भी ज़्यादा पीपल डेली जो है फ्यूल भरवाने जा रहे हैं स्टेशन में, शोइंग द स्केल एंड एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो चीज़ बताती है कि भारत में वाकई में डिमांड आने वाले टाइम पीरियड में कितनी ज़्यादा बढ़ने वाली है। साथ ही साथ देखा जाए तो द सिटी गैस नेटवर्क को भी एक्सपांड कर दिया गया है। 55 जियोग्राफिक एरियाज हुआ करते थे पहले सन 2014 में, जिसको बढ़ा करके 307 कर दिए हैं 2025 में। इसके अलावा जो पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शन है इसको भी इंक्रीज कर दिया गया है, 25 लाख से 1.5 करोड़ कर दिया गया है। एंड देयर आर नाउ 7,500 कंप्रेस्ड नेचुरल गैस स्टेशन, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग जो है CNG के नए गैस स्टेशन भी आज के टाइम पीरियड में खोल रहे हैं। तो ये था हमारा गैस से जुड़ा हुआ डाउनस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं कि अंडरग्राउंड हम कितना ज़्यादा वृद्धि करें। फिर हम बात करें फोकस ऑफ द ग्रीन स्ट्रेटजी एंड बायोफ्यूल। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर आ रही है किस चीज़ की, बायोफ्यूल को लेकर के, ग्रीन एनर्जी एंड बायोफ्यूल। तो बायोफ्यूल इंडिया की ग्रीन एनर्जी स्ट्रेटजी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा माने जाते हैं, ठीक है। एथेनॉल ब्लेंडिंग की जा रही है आज के टाइम में। पेट्रोल पंप में आप देखेंगे तो पेट्रोल में पहले लगभग 1.5% पिलाया जाता था एथेनॉल, जिसको बढ़ा करके 2013 में 19.7% कर दिए। मतलब 2013 में 1.5% मिलाते थे,
जिसको आज लगभग 20% कर दिया गया है 2025 तक। क्वांटिटी ऑफ एथेनॉल यूज्ड फॉर ब्लेंडिंग ग्रू फ्रॉम 380 मिलियन लीटर से 4,840 मिलियन लीटर। मतलब जो एथेनॉल है इसकी क्वांटिटी जो है पहले ब्लेंडिंग में 380 मिलियन लीटर यूज़ होता था, जो कि बढ़ कर के 4,840 मिलियन लीटर हो गया है। यहाँ से ये पता चलता है कि लगभग 1.26 लाख करोड़ सेविंग हो रही है हमारी फॉरेन एक्सचेंज की, क्योंकि पेट्रोल की डिमांड कम हो गई है। मतलब अब पहले जैसे कि 10 लीटर मंगवाते थे तो 10 लीटर में अब हम लोग 2-3 लीटर तो एथेनॉल मिला दे रहे हैं, तो अब हमें 10 लीटर मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमारा काम 7 लीटर से चल जाएगा। दिक्कत ये हो जाती है कि यदि आप 20% एथेनॉल मिला दे रहे हो, इसके बावजूद भी पेट्रोल और डीजल के दाम कम क्यों नहीं किए हो, तो मिलाने का कोई मतलब ही नहीं हो जाता है। तो जो फॉरेन सेविंग हो रही है ये सरकार की हो रही है, हम लोगों की जेब से तो पैसा जा रहा है। इसके अलावा रिडक्शन देखने को मिला है 643 लाख मीट्रिक टन कार्बन एमिशन का एंड 1.79 लाख करोड़ रुपया पेड करे गए हैं डिस्टिलरीज को, जहाँ से ये लोग क्योंकि बायोफ्यूल्स का निर्माण कर रहे हैं तो ये पैसा डिस्टिलरीज को जा रहा है। 1 लाख करोड़ की इनकम हुई है किसानों को। एंड इंडिया ने डाइवर्सिफाई कर दिया है अपने फीड स्टॉक को। इसमें हम मोलासिस से मेज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पहले क्या है, जो गन्ना होता था ना, गन्ने का जो छिलका है इससे इथेनॉल बनाया जाता था, तो अब हम मक्के से भी अपनी डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं कि मक्के से भी इथेनॉल बनाया जाए। इससे एक मजबूत एथेनॉल इकोसिस्टम बन गया है। स्टैट की बात करें, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन स्कीम के अंतर्गत 100 से भी ज़्यादा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट चालू किए गए हैं और 2028 तक 5% CBG ब्लेंडिंग का टारगेट हम रखे हैं। बायोमास की सरकारी खरीद की जा रही है एंड बायोमास बायोगैस पाइपलाइन कनेक्टिविटी से सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल को बल मिल रहा है। एंड आगे चलते हैं तो बात कर लेते हैं हम ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ कि कैसे करके भारत आगे बढ़ रहा है ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ। ठीक है, इंडिया ने मेजर पुश अपनाया है ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ, तो लगभग आप देखेंगे 8.6 लाख टन का प्रोडक्शन हुआ है एंड 3000 मेगावाट का इलेक्ट्रोलाइजर टेंडर हमको देखने को मिला है कि अप्रूवल दी है सरकार ने। ऑयल पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज हैं आज के टाइम में काफ़ी लीड ले रही हैं, जैसे कि IOCL की बात करें, इसने 10 KTPA ग्रीन हाइड्रोजन टेंडर दिया है किसको, लार्सन एंड टर्बो को, इसके पानीपत रिफाइनरी को। BPCL, HPCL, गेल एंड NRL ये लोग भी प्रोग्रेस कर रहे हैं लार्ज स्केल हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में। एंड NRL का जो प्लांट है सब में, ये पहला ग्रीन हाइड्रोजन यूनिट माना जाता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। इंडिया के नेचुरल गैस पाइपलाइन नेटवर्क की बात करें तो आज के टाइम में 25,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा ये फैल चुका है एंड हम टारगेट रखे हैं 33,000 किलोमीटर का 2030 तक। गैस को क्लासीफाई कर दिया गया है 9 कट कैटेगरी में, मतलब इसकी सप्लाई कभी रोकना नहीं है, यूनिरप्टेड सप्लाई रहना चाहिए ट्रांसपोर्ट एंड डोमेस्टिक यूजर्स के लिए। गैस प्रोडक्शन 28.7 BCM हुआ करता था, जो कि बढ़कर के 36.4 BCM हो चुका है 2023-24 में, यदि हम उठा करके देखेंगे तो। ठीक है, अब आगे चलते हैं पॉलिसी एंड रिफॉर्म्स एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की, यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। अब सरकार का कहना है कि जिस हिसाब से भारत ने ऊर्जा प्रणाली को बदला है उस हिसाब से कोई भी कंट्री इतना ज़्यादा बदल नहीं पाई है। ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2024 आया था। इसके अंतर्गत हाइब्रिड लीज दिया जा रहा है, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी एंड हाइड्रोकार्बन दोनों को एक साथ रखा गया है, मतलब दोनों की खोज एक साथ की जा सकती है। डिस्कवर्ड स्मॉल फील्ड्स अब कुछ सरल कॉन्ट्रैक्ट एंड बहुत ही कम नियम कानून
अनुपालन करने की अब कंपनियों को ज़रूरत है, ताकि छोटे और जो सीमांत ऑयल गैस सेक्टर हैं व्यावसायिक रूप से इनको आप उपयोग में ला सकें। तो इस प्रकार से सरकार ने पॉलिसी रिफॉर्म्स करी हैं ताकि भारत के अपस्ट्रीम सेक्टर को वैश्विक लेवल पर और भी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके। पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 1 लाख से भी ज़्यादा एनर्जी एसिड और पाइपलाइन का डिजिटल मैप तैयार किया। फिर नेशनल मास्टर प्लान से इंटीग्रेट होने के कारण जो परियोजनाएं हैं इनकी रियल टाइम निगरानी करी जा रही है, मंत्रालयों के बीच तालमेल है एंड भारत नेपाल पाइपलाइन और समृद्धि यूटिलिटी कॉरिडोर बनाए गए हैं। इसके चलते चलते 169 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे की हम सेविंग कर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कंज्यूमर फोकस्ड आउटलुक एंड कंक्लूजन की। अफोर्डेबिलिटी सरकार प्रमुख रूप से ध्यान में रखती है। हालांकि एलपीजी में वृद्धि हुई है लगभग 58% की, लेकिन उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आज के टाइम में लोगों को मात्र 553 रुपया प्रति सिलेंडर देना पड़ रहा है। ये टारगेटेड सब्सिडी और तेल कंपनियों को दी गई क्षतिपूर्ति के कारण संभव हो पाया है, लेकिन ये जो बताया जा रहा है इतने में तो शायद कहीं कौन सी जगह पे मिलता है ये सर्च करना पड़ेगा। तो भारत में ईंधन की जो कीमतें होती हैं एक्साइज ड्यूटी में कटौती के जरिए स्थिर रखी गई, जिससे नागरिकों को पड़ोसी देशों की तरह मूल्य अस्थिरता का सामना नहीं करना पड़ता है। और कुल मिलाकर के देखा जाए 1000-1200 कंटिन्यू आप अपनी जेब से दो, कम मत दो, आप यही समझ सकते हैं। इसके बाद वाला जो आर्टिकल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं ये पार्टिकुलरली भारत और श्रीलंका की रिलेशनशिप को बताता है। डोनाल्ड ट्रंप की वाइट हाउस में जब से वापसी हुई है पूरी दुनिया भर में सिक्योरिटी का जो कहना चाहिए सीन है ये पूरी तरह से बदल चुका है, अस्थिर नज़र आ रही है पूरी दुनिया। उनकी लेन देन बेस्ड जो ट्रांजैक्शनल अप्रोच है, साथ ही साथ नेटो पर बोझ साझा करने का दबाव, मतलब अमेरिका का कहना है कि मैं अकेला ही जेब से खर्चा नहीं करूंगा, नेटो के जो सब मेंबर हैं उनको भी बराबर भागीदारी बनना पड़ेगा। तो ये जो अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटी है इसके ऊपर अब हमें शक होने लगा है। ये स्थिति इंडो पैसिफिक सेक्टर को भी प्रभावित करती है, जिससे भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे मिडल पावर्स को अपने रक्षा संबंधों को मजबूत करने का एक स्ट्रेटजिक मौका मिल गया है, बस फायदा उठाने की ज़रूरत है। ऑस्ट्रेलिया की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जो कि हिंद महासागर और कहना चाहिए प्रशांत महासागर दोनों को जोड़ रही है। भारत मैरीटाइम स्ट्रेटजी से मेल खा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल मतलब एडीएफ की जब हम बात करते हैं, ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स ने एक्सपीरियंस किया है कि भाई हमें कोएलिशन की ज़रूरत है हमारे ऑपरेशंस में, साथ ही साथ वैल्यू एडिशन को एक रिसेंट कोलैबोरेशन के रूप में देखा जा रहा है, जैसे कि एयर टू एयर रिफ्यूलिंग में दोनों कंट्रीज़ कैसे करके सहयोग कर सकते हैं। दोनों देश चीन की आक्रामकता को लेकर के चिंतित हैं एंड रीजनल स्टेबिलिटी के हमेशा से ही पक्षधर रहे हैं। अदर जो कंट्रीज़ है जैसे कि बात कर लेते हैं हम जापान, कोरिया और यूरोप, इनके साथ भारत के संबंधों की तुलना में भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन पार्टिकुलरली रक्षा संबंध धीरे धीरे ब्यूरोक्रेटिक कोऑर्डिनेशन के साथ में डेवलप हो रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया भारत को टॉप टायर सिक्योरिटी पार्टनर मानता है, जो कि आने वाले फ्यूचर में कॉपरेशन के लिए एक बेस प्रोवाइड करेगा, ख़ास करके जब अमेरिका के ऊपर हमारा जो भरोसा है वो उठते जा रहा है। कुछ की फ्रेमवर्क है जैसे कि कंप्रहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप ऑफ 2020 की बात करें, या फिर 2+2 मिनिस्ट्रियल लेवल के डायलॉग की बात करें 2021 से। यहाँ पर फॉर्मलाइजेशन देखने को मिला है हमारे स्ट्रेटजिक कोऑर्डिनेशन में। कुछ एग्रीमेंट भी हुए हैं जैसे कि म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट MLSA एंड 2024 का एयर टू एयर रिफ्यूलिंग अरेंजमेंट। ये बताता है कि जो रियर ऑपरेशनल कोलैबोरेशन है वो अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही हैं जैसे कि ऑस्ट्रा हिंड
ये आर्मी कराता है। ऑस इंडेक्स नेवी कराता है। पिच ब्लैक एंड मालाबार ये बताता है कि दोनों देशों के बीच में मिलिट्री का जो कोऑपरेशन है वो तेज़ी के साथ में बढ़ते जा रहा है। हालांकि एक चीज़ ये भी कह सकते हैं कि कोई भी कंट्री यूएस को अकेले रिप्लेस नहीं कर सकती है। इंडिया इज़ कॉन्स्टेंट बाय इट्स कॉन्टिनेंटल चैलेंजेस। भारत बहुत सारी चिंताओं से घिरा हुआ है, जैसे कि बॉर्डर टेंशन है चाइना के साथ में, पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, एंड ऑस्ट्रेलिया ट्रांसफॉर्म कर रहा है अपने स्ट्रेटजिक रोल को ऑकस के माध्यम से, जैसे अपनी मिलिट्री में पैसा खर्चा करना, डीपर इंगेजमेंट करना पैसिफिक आइलैंड नेशन के साथ में। तो ये चीज़ भारत को भी सोचने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर 5 फोकस एरियाज़ की बात करी जाती है ताकि हमारा जो कोऑपरेशन है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। वो कौन कौन से हैं? पार्टनरशिप को मजबूत करना पड़ेगा भारत और ऑस्ट्रेलिया को। किस मामले में? नेवी से आगे बढ़ कर के जॉइंट एक्सरसाइज एंड अदर जो इंटर सर्विसेज कोऑर्डिनेशन है इसकी तरफ आगे बढ़ना है। सेकंड नंबर का कदम ये है कि इंडिया का जो डिफेंस प्रेजेंस है ऑस्ट्रेलिया में उसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है। राइज द डिफेंस एडवाइज़र रैंक, एड आर्मी एंड एयरफोर्स रिप्रेजेंटेटिव एंड स्ट्रेंथन पैसिफिक आइलैंड इंगेजमेंट। अभी डिफेंस एडवाइज़र रैंक के लेवल के आदमी ही वहाँ पर हम रखे हैं, तो इसको आगे बढ़ाना है। आर्मी में बढ़ाइए, एयरफोर्स के रिप्रेजेंटेटिव रखिए, और जो पैसिफिक आइलैंड इंगेजमेंट है उसमें भी वृद्धि करने की ज़रूरत है। अब तीसरे नंबर में हमें ध्यान रखना है वो है जूनियर मिलिट्री पर्सनल इन डायलॉग फॉर प्रैक्टिकल इनसाइट। मतलब भारत के निचले लेवल के जो सैन्य अधिकारी हैं इनको संवादों में शामिल करके व्यवहारिक अनुभव हम पा सकते हैं। चौथे नंबर में MRO मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहाल में हमें सहयोग करना है, एंड पेट्रोल बोट्स का निर्माण करना है ऑस्ट्रेलिया के साथ में मिलके। फिर डिफेंस MSMEs के सहयोग को और भी ज़्यादा पुनर्गठित करना है, और इंडस एक्स जैसे मॉडल के जरिए इनोवेशन को बढ़ावा देना है। तो पहली न्यूज़ जो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये पार्टिकुलरली लद्दाख में कुछ नई पॉलिसीज़ आने वाली हैं उसको लेकर के है। काफ़ी लंबे समय से जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं डिमांड कर रहे हैं इन पॉलिसीज़ की। तो इसको यदि देखा जाए तो ये संवैधानिक सुरक्षा, रिजर्वेशन, लैंग्वेज, डोमिसाइल एंड हिल काउंसिल से जुड़ी बातें बोलता है। इसमें जो मुख्य बातें रही हैं उसमें ऐसा है कि लद्दाख के लिए नई सरकारी नीतियां लागू करी गई हैं। ये नियम नौकरी में रिजर्वेशन, लैंग्वेज, स्थानीय नागरिक की जो पहचान है, डोमिसाइल एंड हिल काउंसिल के गठन से जुड़े हैं। तो पॉइंट पहला ये है 85% गवर्नमेंट जॉब अब लद्दाख के लोगों के लिए रिजर्व है। लद्दाख की 85% सरकारी नौकरियां स्थानीय लोगों को दी जाएंगी। जो लोग बाहर से हैं जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी के बच्चे ना, उनको डोमिसाइल बनने के लिए 31 अक्टूबर 2019 से लगातार 15 साल लद्दाख में रहना पड़ेगा। फिर है महिलाओं के लिए हिल काउंसिल में आरक्षण। लद्दाख के लिए हिल काउंसिलों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होंगी। ये आरक्षण रोटेशनल रहेगा, मतलब हर बार अलग क्षेत्र में लागू होगा। इसके बाद लद्दाख की कुछ ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित करी गई हैं। ये 5 भाषाएं आधिकारिक रहेंगी, जैसे कि अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी। सरकार अन्य जो स्थानीय भाषाएं हैं उनको भी बढ़ावा देने की बात कर रही है, एंड जो कुल आरक्षण है अब 95% तक पहुंच गया है। नए नियम के अंतर्गत लद्दाख में जो रिजर्वेशन है अब पहुंच चुका है 95%, जो देश में सबसे ज़्यादा है। 80% ST को, 4% LAC या फिर LOC के निवासियों के लिए, 1% SC के लिए, एंड 10% दिया जाएगा EWS आर्थिक रूप से कमज़ोर। बात करते हैं कि ये नियम आखिर क्यों लाए गए। तो 2019 में जब कश्मीर को हम स्पेशल स्टेटस हटाए हैं और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाए हैं ना, तब वहाँ के लोगों ने डर जताया कि बाहरी लोग उनकी ज़मीन, नौकरी और रोजी रोटी को छीन रहे हैं।
इसलिए लद्दाख की स्थानीय संस्थाओं ने राज्य का दर्जा छठी अनुसूची में शामिल करने और स्थानीय लोगों के लिए जॉब और रोजी रोटी मतलब संसाधनों की सुरक्षा की मांग करी थी। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से नए नियम आए हैं। लद्दाख आरक्षण संशोधन कानून आया 2025 का, लद्दाख ऑफिशियल लैंग्वेज कानून 2025, लद्दाख सिविल सेवा भर्ती संशोधन कानून 2025 एंड लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद संशोधन कानून 2025।